नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बायोब्लॉगिस्ट क्लासेस के ऐप पर। और आज का ये जो वीडियो है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम बात करने वाले हैं थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जो जीवन का उद्भव है, उसको लेकर के जो विचार जो शुरुआती वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने प्रस्तुत किए, उन विचारों के बारे में हम बात करेंगे। ये जो थ्योरीज वाला पोर्शन है, ये 2 या 3 वीडियो में चलेगा। आज हम शुरुआती 5 थ्योरीज की बात करने वाले हैं, ठीक है। और थ्योरीज क्यों दी गई? बिकॉज मानव जो है, उसके मन में हमेशा से ही एक प्रश्न था कि इस धरती पर हमारी उत्पत्ति या फिर बाकी जो अन्य जीवों की उत्पत्ति है, वो कहाँ से शुरू हुई। और इस बात को लेकर के वो हमेशा क्यूरियस था। और इस क्यूरियोसिटी को लेकर के जैसे जैसे हमारी मेधा यानी हमारी इंटेलिजेंस आगे बढ़ती गई, हम इवॉल्व होते गए, हमारे मन के अंदर क्वेश्चंस आते रहे। और इन्हीं क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए समय समय पर अलग अलग जगह पर, धरती पर अलग अलग जगह पर जो वैज्ञानिक थे, जो दार्शनिक थे, उन्होंने अलग अलग तरह के अपने मत रखे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो थ्योरीज है, इवोल्यूशन की थ्योरीज अलग है। हम बात करने वाले हैं धरती पर जीवन के उद्भव को लेकर के जो थ्योरीज है, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, एक पेन निकाल लेता हूँ। सबसे पहले हम ये माने कि बिग बैंग जो हुआ, बिग बैंग महाविस्फोट, बिग बैंग, इससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति तो नहीं, यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई इससे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो इससे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है। कितने साल पहले हुई साहब? 20 बिलियन साल पहले। 20 बिलियन साल पहले बिग बैंग के माध्यम से जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो उत्पन्न हुई। और वो बिग बैंग क्यों हुआ? बिकॉज जितना भी यूनिवर्स में, जितना भी पूरे ब्रह्मांड में जितना भी मैटर था, वो पहले एक जगह कंडेंस था। और इतनी ऊर्जा जब एक जगह संघनित हुई तो उतनी ऊर्जा एक जगह संघनित नहीं रह पाई, और इस वजह से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। और इससे जो आज हमारा ब्रह्मांड है, जो वर्तमान रूप है, वो बिग बैंग की वजह से एक बहुत बड़े भयंकर विनाशकारी विस्फोट की सहायता से 20 मिलियन साल पहले इसमें विस्फोट हुआ। और विस्फोट की वजह से ये जो यूनिवर्स है वो आज जिस रूप में, जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे सौर मंडल हैं, उसमें से एक हमारा सौर मंडल भी है, ये 20 बिलियन साल पहले उत्पन्न हुआ। 4.5 करीबन 4.54 बिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, बिग बैंग के थ्रू हुई। क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक विस्फोट चलते रहे। तो 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी का उद्भव हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और पृथ्वी की उत्पत्ति विस्फोट से हुई। और जब विस्फोट हुआ तो एक बहुत, पृथ्वी है वो धधकते हुए आग का गोला थी, और उसका टेम्परेचर बहुत था, बहुत एकदम सुलगता हुआ पिंड थी कुल मिलाकर के। करीबन करीबन 0.5 बिलियन साल तक कुछ नहीं हुआ, ठीक है। धरती क्रमशः ठंडी होती रही। 0.5 बिलियन साल तक कुछ नहीं हुआ, नथिंग। और 0.5 बिलियन साल बाद, यानी कि आज से 4 बिलियन वर्ष पूर्व धरती पर पहला जीव उत्पन्न हुआ। यानी क्या हुआ? बायोजेनेसिस हुआ। बायोजेनेसिस ऑन अर्थ, या मैं कहूं प्रथम जीव की उत्पत्ति, पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। और धरती पर जब ये सारा काम हुआ तो धरती का वातावरण कैसी थी? कंडीशंस ऑन अर्थ कैसी थी? सबसे पहली बात, टेम्परेचर है वो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा था। दूसरी बात, जो लाइट एलिमेंट्स है, लाइट एलिमेंट्स कौन से? जो हल्के तत्व हैं, वो गैसियस फॉर्म में मौजूद थे, गैस रूप में थे। जैसे कि कौन कौन से थे? कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलकर के मीथेन बना ली थी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर के अमोनिया बना ली थी। हाइड्रोजन है वो एटॉमिक थी, उसने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना ली थी, ठीक है। हीलियम अक्रिय गैस के रूप में उपलब्ध थी।
और जो पानी था वो भी बन चुका था, लेकिन गौर करने की बात है ये वेपर फॉर्म में था। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो पानी है वो किस रूप में था। ठीक है, एक ऑप्शन आता है भाप, अब उसमें पानी नहीं दिया होता लेकिन भाप, भाप इटसेल्फ पानी, तो हमें उस पर टिक करना है कि भाप के रूप में, बिकॉज पानी इतना ज़्यादा 100 डिग्री से ऊपर था, हम सब जानते हैं पानी जो 100 डिग्री से ऊपर बॉयल हो, वो सॉरी वेपराइज हो जाता है, तो पानी था वो वेपर रूप में था। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर, जो शुरुआत के अंदर जो पृथ्वी जब ओरिजिनेट हुई तो उसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ये सब थे, ये विभिन्न रूप में कंबाइन हो रहे थे। इनसे कम्बिनेशन के बाद, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम और पानी, ये सब बने। सबसे जरूरी बात क्या है, नो ऑक्सीजन वॉज देयर, नो ऑक्सीजन, यानी अवायवीय वातावरण था, यह भी ध्यान रखने की बात है। और अवायवीय वातावरण का मतलब जब ऑक्सीजन नहीं होती, इसका मतलब नॉन ऑक्सीडाइजिंग वातावरण है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग, अऑक्सीकारी, और नॉन ऑक्सीडाइजिंग को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग, अपचायी प्रकृति का था। और ध्यान रखिए, जब भी बंध निर्माण होता है अपचयन के थ्रू होता है, और जब भी बंध टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है। यानी उस वक्त विभिन्न प्रकार के बंध बन सके, छोटे छोटे एटम्स ने मिलकर के बड़े मॉलिक्यूल बनाए, बड़े मॉलिक्यूल्स ने मिलकर के उससे बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए, उनसे बड़े मॉलिक्यूल्स ने मिलकर के पॉलीमर्स बनाए, और इन सब से जब जीवन की उत्पत्ति हुई, वो उसमें एक बहुत बड़ा कारक था कि वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी, ध्यान देने योग्य बात है। और चूंकि ऑक्सीजन नहीं थी, बंध निर्माण संभव था। क्या आज सेम कंडीशंस अगर पैदा कर दी जाए तो क्या जीवन, पृथ्वी पर जीवन का उद्भव वापस से शुरू हो सकता है? नहीं, क्योंकि आज धरती पर वातावरण में ऑक्सीजन है। जो अगर ऑक्सीजन वातावरण में है तो जीव है, जो चीज़ें हैं वो विखंडित होती है। जैसे आप देखिए, लोहा है वो पड़ा पड़ा जंग खा जाता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज होकर के रस्टिंग हो जाती है, उसमें जंग लग जाता है। तो कुल मिलाकर के इंपॉर्टेंट बात थी कि उस समय धरती पर ऑक्सीजन नहीं थी, नॉन ऑक्सीडेशन एनवायरनमेंट था, यानी रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, यानी अपचयिक प्रवृत्ति का था। ठीक है, हैवी मेटल्स जो थे ये धरती का कोर बना रहे थे। ठीक है, तो धरती का जो कोर था, पृथ्वी का जो कोर है, वो आयरन और निकल जैसे धातुओं से बन रहा था उस समय। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पृथ्वी के ऊपर चूंकि विस्फोट से बनी थी, तो यूवी जो रेडिएशंस हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत तीव्रता के साथ उपलब्ध थी। ठीक है, और जब यूवी रेडिएशन होते हैं, अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब कोई रिएक्शन सामान्य अवस्था में नहीं होती तो क्या होता है, अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में वो रिएक्शन हो जाती है। अब आप देखिए कि उस वातावरण में थी ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो उस कंडीशन में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं भी संभव हो पाई जो कि सामान्यतः नहीं होती। ऊपर से देखो, उच्च ताप दाब सब कुछ जो हम करते हैं केमिस्ट्री में, सामान्य रिएक्शन जब नहीं होती तो हम क्या करते हैं, उसको उच्च ताप दाब पे करवाते हैं, यूवी रेडिएशन की उपस्थिति में कराते हैं। यानी कुल मिलाकर के पूर्ण बेहतरीन माहौल था केमिकल रिएक्शंस के लिए। तो यूवी रेडिएशन हुई, तो इसकी वजह से फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस है वो भी संभव हुए, फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो भी होना शुरू हो गई। ठीक है, ये शुरुआती वातावरण था। लेकिन ये तो हमने ठीक है पढ़ लिया, सारी शुरुआती वातावरण था, ये था। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा, धरती पर जो जीवन की उत्पत्ति है उसको लेकर के जो कुछ थ्योरीज दी गई हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इन्हीं थ्योरीज में सबसे पहली जो थ्योरी है, ठीक है, उस थ्योरी का नाम है, पहली थ्योरी, पहला जो सिद्धांत है उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, विशिष्ट जनन का सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। नाम से स्पष्ट है। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी क्या कहती है कि हर जीव को ईश्वर ने स्पेशली बनाया है, और जो भी जीव आज जिस रूप में है उसी रूप में ही धरती पर आया है, कोई इवोल्यूशन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या है पहली बात, इसकी बात क्या है, धार्मिक भावनाओं पर आधारित है। ये सारी की सारी धार्मिक भावनाओं पर आधारित है, ईश्वर की कल्पना मानते हैं इसे। और वैज्ञानिक प्रमाण नाम की कोई चीज इसके लिए नहीं है। वैज्ञानिक प्रमाण की बात आप मत कीजिए इस थ्योरी को समझते समय, और ना ही कोई लॉजिक की बात कीजिए, वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि गॉड ने, एक सेकेंड, गॉड ने, ईश्वर ने प्रत्येक जीव को स्वर्ग में बैठकर, स्वर्ग से धरती पर रचा है।
प्रत्येक जीव ईश्वर का स्पेशल क्रिएशन है, विशेष रचना है। और कोई भी जीव है जिस रूप में आया है, जिस रूप में अभी है, सरल भाषा में लिख रहा हूं मैं, उसी रूप में पृथ्वी पर आया था। कहने का मतलब इवोल्यूशन नाम की जो सुधारात्मक जो प्रक्रिया हम कहते हैं कि भाई, जैसे हम कहते हैं कि हम पहले बंदर थे, उसके बाद में धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, तो ये कह रहे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम जिस रूप में थे उसी रूप में आए। हर जीव को, बंदर को अलग से ईश्वर ने भेजा है, आदमी को अलग से उसी रूप में भेजा है, यानी कोई सुधार नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्पेशल क्रिएशन। और ये जो थ्योरी है, ये कब दी गई उसके बारे में भी बात करते हैं, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, जैसे बाइबल है, तो बाइबल में इसके बारे में लिखा गया। बाइबल में एक चैप्टर है, अलग से एक पार्ट है बाइबल में, चैप्टर में जेनेसिस नाम से एक पार्ट है, वो उसमें वर्णन है। उसमें ये कहा गया है कि धरती पर ईश्वर ने पहला जो आदमी भेजा उसका नाम तो था एडम, और बाकी है जो स्त्री थी उसका नाम ईव, और एडम ईव की ही संतानें हम हैं, सारी संतानें हम भी कम नहीं है। हिंदू जो धर्म है ये भी कहते हैं, ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा ये सृष्टा है। और हमारे यहां तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, 3 तरह के मैनेजर से। ठीक है, ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु क्या करते हैं, उनको उसको फलता फूलता करने का काम जो है, या फिर उसको प्रॉस्पिरस बनाने का जो काम है वो विष्णु का है, मैनेजमेंट भी विष्णु करते हैं। ठीक है, और शिव है वो डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। ये हमारी धार्मिक जो ग्रंथों में जो सृष्टि है उसके बारे में लिखा है। तो जो ब्रह्मा को सृष्टा यानी क्रिएटर की भूमिका दी गई है, और हम ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ही क्या किया है, मनु पहला आदमी था, और श्रद्धा, ठीक है, ये पहली सॉरी, आप मनु प्रथम पुरुष थे और श्रद्धा है, थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूं, प्रथम मेल और श्रद्धा फीमेल, ये थी, और हम इनकी संतानें। तो मनुस्मृति जो हम कहते हैं उसमें लिखा गया। लेकिन इस थ्योरी के पीछे कोई वो सींग पूंछ नहीं है, कोई इसमें कुछ वो वैज्ञानिक लॉजिक नहीं है। लेकिन ये हिंदू माइथोलॉजी और ये सब, मैंने शुरू में कहा, ये धर्म पर आधारित ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको शुरुआती रूप में किसने रचा? अब बहुत बड़े दार्शनिक हुए, ग्रीक दार्शनिक हुए, और ये सारी जो तमाम बातें दार्शनिक लोग करते थे। प्लेटो बहुत बड़े विद्वान हुए, ग्रीक विद्वान, 427 से लेकर के 347 ईसा पूर्व। ठीक है, और प्लेटो एंड हिज स्टूडेंट, उसका जो शिष्य था, कौन? महान अरस्तु, जिसके बारे में हम बात करते हैं, प्लेटो का शिष्य था। अरस्तु जो था वो 348 से 322 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, इन्होंने ये बात कही, इन्होंने कहा कि जो जीव है, ठीक है, का जो प्रारूप है वो स्थायी है, फिक्स है। ठीक है, फिक्स है, कोई सुधारात्मक प्रक्रिया नहीं है। मैंने कहा ना, स्पेशल क्रिएशन है, जैसा है वैसा ही फिक्स है, जैसा है वैसा ही। ठीक है, और उसमें कोई इवोल्यूशन, उद्विकास या सुधार, जिसे अपन सुधार को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन, अनुकूलन, ये नहीं होते, जैसा है वैसा ही है। और इस थ्योरीज को वहां पर प्लेटो और उसके स्टूडेंट्स, और इन ग्रीक फिलोसफी में इसको अपन बोलते हैं थ्योरी ऑफ इसेंशियलिज्म भी बोलते हैं, इसेंशियलिज्म। ठीक है, ये कहती है कि इसमें जो इसेंशियलिज्म में क्या कहते हैं कि इसमें जो कोई भी जाति जो है, कोई भी जीव जो, उसमें जो विभिन्नताएं आती हैं, ये वास्तव में क्या है, एक्सीडेंटल इम्परफेक्शंस है, अकस्मात हुई जो अपसामान्यताएं हैं, यही वेरिएशंस है। तो इनमें क्या किया, क्योंकि देखो अब इस अवधारणा के अनुसार जीव में तो जीव जैसा आया वैसा ही आया, कोई वो है ही नहीं। लेकिन फिर भी एक अलग अलग जीवों में जो वेरिएशन आती है, जैसे मैं कहूँ कि ह्यूमन हम जिस रूप में आए वैसे आए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या संसार के सारे ह्यूमन एक जैसे हैं? उनमें क्या वेरिएशन नहीं है? तो इन थ्योरीज वालों से जब पूछा गया कि ये क्या है, तो इन्होंने इस बात को कहा कि ये जो वेरिएशन है, जो एक ही जाति के जो विभिन्न जो जीव हैं, इनके अंदर जो वेरिएशन आती है, ये वेरिएशन कुछ नहीं है, ये एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल है।
ठीक है, दुर्घटनापूर्वक हुई हैं, और क्या है, इम्परफेक्शंस हैं, इम्परफेक्शंस, इम्परफेक्शंस है, या फिर मैं कहूँ आकस्मिक असामान्यता है, आकस्मिक असामान्यता है। ठीक है, ये बात ये पहली थ्योरी में कही गई। दूसरी थ्योरी की अगर हम बात करें, इसमें तो कह दिया कि सब ईश्वर ने रचा है, लेकिन जो दूसरी थ्योरी है बड़ी अच्छी थ्योरी है वैसे, एक तरह से देखा जाए तो। इसे अपन बोलते हैं अबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। अबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या कहती है, इसके बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। और ये जो थ्योरी है वास्तव में बहुत ही अलग स्तर पर ऑपरेट होती है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अब स्पॉन्टेनियस जनरेशन का क्या मतलब है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अकस्मात, अचानक, खुद से, और जनरेशन यानी सडन जनरेशन हुआ है, सडनली एक अचानक से आई है। और अबायोजेनेसिस क्या कहता है? अबायो मतलब निर्जीव, यानी अबायोजेनेसिस को समझें अगर हम पहले, अबायो जिसमें बायो नहीं हो, निर्जीव, निर्जीव, ये थोड़ा यार हिंदी अंग्रेजी का थोड़ा सा आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इन हिंदी, निर्जीव। और जेनेसिस का मतलब है उत्पत्ति या उद्भव। ठीक है, यानी जो जीवन जो है, जीवन की उत्पत्ति जो है इस थ्योरी के अनुसार निर्जीव पदार्थों से हुई है, पदार्थों से हुई है। और कब, कैसे हुई है? अकस्मात, सडन, स्पॉन्टेनियसली, स्वतः प्रवृत्त। स्पॉन्टेनियस को बोलते हैं स्वतः प्रवृत्त, अपने आप। ठीक है, तो अकस्मात और स्वतः प्रवृत्त हुई है ये, तो अपने आप ही हुई है, कोई बाह्य फोर्स नहीं है, लेकिन निर्जीव पदार्थों से बने। हम सामान्यतः हम क्या मानते हैं कि एक जीव दूसरे, अब जैसे हम हैं, हम अपने पूर्वजों से आए, तो एक जीव की उत्पत्ति दूसरे जीवों से हुई है। ठीक है, जीवित ने जीवित को बनाया, जीवात जीवोत्पत्ति जिसे हम बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे जीवात जीवोत्पत्ति। लेकिन ये कह रही है कि जीवात जीवोत्पत्ति नहीं है, लेकिन जो पहली लाइफ, हम किसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं कि पहला जो जीवन है वो कहां से आया, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ये कहती है जीवन की उत्पत्ति अबायोजेनेटिक, अबायोलॉजिकल या फिर निर्जीव पदार्थों से हुई है। ठीक है, अब इसके जो समर्थक थे उनका क्या मानना था कि वो ये कहते थे कि जो नील नदी का जो कीचड़ है उसके ऊपर जब सूर्य की प्रथम किरणें पड़ती है, सुबह सुबह सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं उससे बहुत सारे जीव पैदा हो जाते हैं, किरणों से अनेक जीव पैदा हुए हैं, जैसे कि सांप वगैरह। खासकर एक कीड़ा है गॉर्डियस, एक मान्यता थी, एक कीड़ा है वर्म है गॉर्डियस, वर्म है, एक कीड़ा है। कहते थे कि ये ईश्वर का एक घोड़ा था, सफेद घोड़ा, सफेद घोड़े के पूंछ के बाल पृथ्वी पर गिरने से उत्पन्न हुआ। लो जी, इनका क्या करें अब? तो कुल मिलाकर के बात पता, अभी एक्चुअली ये क्या हुआ कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखे लोगों ने उस समय में। साइंटिफिक विचारधारा या तर्कपूर्ण सोच उस वक्त थी नहीं, तो लोग क्या देखते थे कि अंधेरे कमरे में कुछ ऐसे वैज्ञानिक हुए, सौ कॉल्ड वैज्ञानिक, उन्होंने क्या देखा कि सड़े गले कपड़े, गेहूं, और अगर गंदे कपड़ों को एक जगह अंधेरी कोठरी में रखा जाए तो कुछ समय बाद वहां से चूहे निकलने लगते हैं। अब भाई आज तो हम समझ सकते हैं क्यों चूहे क्यों निकलने पड़ते हैं, वो चूहे कहीं से आए होंगे, उनको ढूंढते ढूंढते वहां बदबू आ गई होगी गंदे कपड़ों की वजह से, तो चूहे उस स्मेल से उनको खाने आ गए। लेकिन जब उन्होंने गेट खोला तो वहां से चूहे निकलते हुए दिखे थे, तो उन्होंने ऐसा देखा कि अच्छा ये जो कपड़े हैं, सड़ांध वाले जो गेहूं हैं, इनसे ये सब चीजें बनी है। तो इस तरह के कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, इन आधार पर इस तरह की अवधारणाओं की नींव है वो रखी गई है। ठीक है, कौन है जो रखता है? अच्छा, लेकिन एक चीज मैं इसमें और कहना चाहूंगा, एबायोजेनेसिस जो थ्योरी है वास्तव में एक लिहाज से देखें तो सही है, क्योंकि जब हम आगे जो ओरिजिनल, जो हम जिस थ्योरी को हम सबसे ज़्यादा मानते हैं वो अपन कीमोसिंथेसिस थ्योरी पढ़ते हैं, और हम क्या जानते हैं कि जो प्रथम जो सेल बनी वो किससे बनी? केमिकल्स से रिएक्ट कर करके, है ना। जो गैस बनी, गैस से छोटे केमिकल बने, छोटे केमिकल से बड़े केमिकल बने, फिर बायोकेमिकल्स बने, फिर माइक्रोमॉलिक्यूल्स बने, फिर मैक्रोमॉलिक्यूल्स बने, और इस तरह से करते करते करते
प्रथम जो जीव है वो ईश्वर ने नहीं भेजा, प्रथम जीव है वो कोई केमिकल रिएक्शन से बना है। तो एक लिहाज से ये जो थ्योरी है वो बड़ी सही थ्योरी है, लेकिन इसके पीछे जो तर्क दिए गए वो बड़े भोंडे और बड़े ही अवैज्ञानिक थे। तो शुरुआती दौर में इस थ्योरी को बड़ी ही भर्त्सना का, बड़ी ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब ये दी किसने, इसके बारे में भी बात करते हैं। इस थ्योरी का जो प्रवर्तक है, जो प्रपोजल है, वो प्रपोज किए गए। अब इसके बारे में कुछ वो है, कंफ्यूजन है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन वैसे सही जो नाम है वो है एनेक्सीमेंडर। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए एनेक्सीमेंडर, ग्रीक फिलोसोफर थे ये एनेक्सीमेंडर। 547 से लेकर के 611 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व ये आए। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहली बार इसको प्रपोज किया। इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए, इन्होंने प्रपोज किया क्या, अबायोजेनेसिस। अच्छा, इनके इस प्रपोज को जो सपोर्ट मिला, अब पहले जो बड़े डॉन थे, डॉन का मतलब जो बड़े दार्शनिक थे, सपोर्टेड बाय, अब एक दार्शनिक ने विचार रखा, ज़्यादातर होता क्या था कि ये विचारक जो थे वो जैसे धर्मगुरु होते हैं, जो बाबा लोग होते हैं आज के समय, उसी तरह होते थे। और कोई भी आपके और मेरा जैसा आदमी जब ऐसे इनसे पूछने जाता था कि बाबा जी हम कहाँ से आए, तो वो अपने ऑब्जर्वेशन के आधार से जो बता देते थे, लोग उनको लिख लेते थे। पहले भी पत्रकार वगैरह हुआ करते थे, तो वो उनके विचार, बाबा जी के विचार वो लिख देते, तो यहीं से थ्योरियाँ चलने लगती थी। लेकिन एनेक्सीमेंडर ने जब ये प्रपोजल रखा है बायोजेनेसिस थ्योरी का, तो इसको जो है वो प्लेटो, एरिस्टोटल एंड वॉन हेलमोंट जैसे बड़े दार्शनिकों का सपोर्ट मिला। वॉन हेलमोंट, तीनों ही बड़े नाम है, सपोर्टेड बाय प्लेटो, एरिस्टोटल एंड वॉन हेलमोंट, तीनों को द्वारा। कुछ किताबों में आपको वॉन हेलमोंट को भी इस ये जो थ्योरी है इसका जो सपोर्टर है लिखा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, प्रपोज जो है एनेक्सीमेंडर ने ही किया। एनेक्सीमेंडर ने सबसे पहली बार अगर कहीं लिखा हुआ मिलता है तो वो है एनेक्सीमेंडर के। ये प्रपोजल जो है ये कहाँ से आया, वो एनेक्सीमेंडर ने लिखा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, एक चीज अब मैं थोड़ा सा पीछे भूल गया, जो ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, इन्हें आगे चलकर ये जो थ्योरी ना आगे चलकर के वापस पिक्चर में आई एक बार। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, ये तो प्लेटो ने 427 और 347 बहुत पहले बाद की बात है। लेकिन थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है, इसको आगे चलकर एक बहुत बड़े दार्शनिक और हुए, विचारक हुए, फादर सोराज। ठीक है, फादर सोराज करके एक हुए, उन्होंने 1617 में इसको बहुत बड़े लेवल पर सपोर्ट किया, इस थ्योरी को सपोर्टेड। मतलब 1617 में जाकर के थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को वापस पिक्चर में लाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन उस समय के जो वैज्ञानिक थे, जो वैज्ञानिक विचारधारा रखते थे, उन्होंने बहुत सारी बातों के बारे में कहा। क्योंकि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है, वो कहती है जीव जिस रूप में है उसी रूप में पाया जाता है। लेकिन लोगों ने जब अनुकूलन से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे कि एक बात बताओ कि जब वातावरण बदलता है तो जीव अपने अंदर कुछ थोड़े से मॉडिफिकेशन कर लेता है, अनुकूलित होने का प्रयास करता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए और ये ऐसे ही रह गई। लेकिन फादर सोराज का नाम कई बार आता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है उसके जो सपोर्टर थे वो फादर सोराज थे। आगे चल के आते हैं, और देखिए जो विज्ञान है, विज्ञान में क्या होती है, थ्योरीज दी जाती हैं, और एक थ्योरी जो दी जाती है वो अपने आप में बहुत सारी अलग थ्योरीज की नींव रखती है। एक थ्योरीज जब प्रचलित होती है तो उसको सिद्ध और सही और गलत सिद्ध करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं, और उन तमाम ऑब्जर्वेशंस के आधार पर उसको सही या गलत सिद्ध करने के लिए अगली थ्योरी आती है। तो इसी क्रम में जब अबायोजेनेसिस हुआ तो तीसरी थ्योरी निकल के आई। मैं इसको कलर चेंज से डिनोट करता हूँ, वो थ्योरी है बायोजेनेसिस थ्योरी, और ये हमने पढ़ी है, और इसको हमने बहुत पढ़ा है, जीवात जीवोत्पत्ति जिसे हम कहते हैं। हिंदी की जो अगर कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करेंगे आप, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कंफर्टेबल भी नहीं हूँ। ठीक है, बायोजेनेसिस क्या कहती है कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम लाइफ, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम लाइफ। ठीक है, वापस ब्लैक कर लेता हूँ। तो जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है, और ये कहा जाता है कि जीव जो है वो पूर्ववर्ती जीवों से ही पैदा होते हैं। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी कि जीवात जीवोत्पत्ति
जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी थ्योरी है। ठीक है, हमें इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि जीवात जीवोत्पत्ति ही सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हालांकि ये सबसे सही नहीं है, मैं ये बता दूं आपको क्यों नहीं है, अभी अपन बाकी बात करेंगे। बिकॉज सबसे सही जो थ्योरीज है वो आगे चल करके जिस रूप में आए उसके बारे में। तो ये जीवात जीवोत्पत्ति कोई एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने नहीं दी। एक्चुअली क्या हुआ, एबायोजेनेसिस थ्योरी इतनी, मैंने जैसे कहा कि अवैज्ञानिक तरीके से आई, तो इससे बहुत सारे लोग खिन्न हो गए कि ये क्या बकवास है यार, नील नदी के ऊपर ऐसा हुआ है और अंधेरे कमरे में गंदा शर्ट और गेहूं, इससे चूहे निकलने लगे, तो ये बिल्कुल बकवास। तो कुछ वैज्ञानिक ऐसे आए जिन्होंने अबायोजेनेसिस को गलत सिद्ध करने के लिए काफी एक्सपेरिमेंट्स किए, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा ये हुआ कि ये जो थ्योरी है बायोजेनेसिस के रूप में, तो कोई एक बंदे का आइडिया नहीं है, इसको वास्तव में कुछ नहीं है। ये मान लो कि अबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव करने के प्रयास में ये हुआ। तो अबायोजेनेसिस को गलत सिद्ध करने के लिए कुछ प्रयोग हुए, इसमें से 3 प्रयोग बड़े प्रमुख हैं और वहां से यह थ्योरी निकली है। पहला प्रयोग सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रयोग है? फ्रांसिस्को रेड्डी। किसके द्वारा किया गया? फ्रांसिस्को रेड्डी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1626 से लेकर के उन 98 तक वो सरवाइव किए। इन्होंने, ये मैं ए लिख रहा हूं, एक नहीं है, ए है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया एक्सपेरिमेंट? ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने मीट को पकाया। बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। 3 जार लिए, और तीनों जार में कुक्ड मीट डाल दिया, मीट को पका के डाल दिया। एक जार को छोड़ा खुला, एक को ढका कपड़े से और एक को ढका कागज से। क्या देखा कि जिसको कागज से या कपड़े से ढका है उसके यहां पर भी मक्खियां आई, लेकिन यहां पर मक्खियां हैं वो यहीं बाहर रह गई, बिकॉज इसकी जो सुगंध है, वो दुर्गंध है, वो जब सड़ गया, सड़ने लगा, 3-4 दिन तक रख दिया इन्हें। एक को तो खुला रख दिया, जो खुला था उसमें कुछ दिनों बाद इनको कुछ मक्खियां दिखाई दी। ठीक है, कुछ मक्खियां इन्होंने दिखाई दी, मक्खियां उत्पन्न हो गई। जबकि इनके अंदर जो मक्खियां वो ऊपर ही रह गई, यहां कोई मक्खियां नहीं थी, कोई मक्खियां नहीं, इधर भी कोई मक्खियां नहीं, जबकि यहां मक्खियां उत्पन्न हुई। तो इन्होंने ये कहा कि देखिए, जीव से जीव की उत्पत्ति हुई, क्योंकि ये चूंकि खुला छोड़ा है इसलिए मक्खियां इस पर बैठी, मक्खियों ने इस भोजन पर अपने अंडे दिए और इन अंडों से लार्वा बने और लार्वों से मक्खियां बनी। जबकि कपड़े और कागज से जो जार ढके गए हैं वो अपने जो अंडे हैं वो मांस तक नहीं पहुंचा पाए, इस वजह से मांस सड़ तो जरूर गया, दुर्गंध तो आई, लेकिन इसमें से मक्खियां उत्पन्न नहीं होती। लेकिन अगर एबायोजेनेसिस होता तो नीचे भी, यानी ये जो 2 जार हैं यहां से भी कुछ मक्खियां उत्पन्न होती। ये पहले वैज्ञानिक थे जो एबायोजेनेसिस से चिड़े हुए थे, मान लीजिए, और इन्होंने अपने पहले प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया। दूसरा नाम आता है स्पेलेंजानी का। ये भी एक बड़े वैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट थे, स्पेलेंजानी। ठीक है, स्पेलेंजानी ने भी लगभग यही काम किया। इन्होंने जो भूसे जो होता है हे, ठीक है, उसका अर्क बनाया, हे इन्फ्यूजन। ठीक है, और उस पर भी समान तरह का प्रयोग किया। कैसा? फ्रांसिस्को रेड्डी जैसा समान तरह का प्रयोग। इन्होंने भी देखा कि अगर खुले छोड़ते हैं तो उस हे इन्फ्यूजर में जो भूसे का जो सार है, जो बॉइल्ड वाटर है जिसके अंदर भूसे को उबाला गया है, उसके अंदर अगर खुला छोड़ देंगे तो बैक्टीरिया और जो बाकी जो जीव है, सड़ांध वाले जीव, उसमें अंदर आ जाते हैं, बाकी घर कवर करेंगे तो नहीं है। तो इससे भी वही सेम चीज पैदा हुई। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट और जो सबसे पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, आपने जरूर पढ़ा होगा, एस नेक्ड फ्लास्क, स्वान शेप्ड जो फ्लास्क एक्सपेरिमेंट जिसे हम बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं लुई पाश्चर का शानदार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये बड़ा फेमस हुआ और इसके लिए कहा जाता है कि लुई पाश्चर को बड़ी यातनाओं का सामना करना पड़ा। लुई पाश्चर पेरिस में रहते थे और पेरिस में उस समय यूरोप और जो रूस है
है ना, वो एक दूसरे से सटे हुए थे। आज चलो ठीक है, उसमें लड़ाई हो रही है, लेकिन और जो यूरोप है वो अंधविश्वासों का और अवैज्ञानिक जो धारणा है उनका विश्व का बहुत बड़ा गढ़ था। और लुई पाश्चर ने जब इस सिद्धांत के जरिए एबायोजेनेसिस सिद्धांत का खंडन किया। ऐसे लुई पाश्चर का नाम क्यों आया जाता है? बिकॉज लुई पाश्चर है वो अपने आप में उस समय बहुत बड़े वैज्ञानिक तरह के या वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले आदमी के रूप में प्रचलित थे और लोग उनकी बातों को ढंग से सुनते थे। तो लुई पाश्चर ने जब अपने स्वान नेक वाले फ्लास्क का एक्सपेरिमेंट किया और अबायोजेनेसिस को गलत सिद्ध किया, तो जो धर्म के जो ठेकेदार थे उनको ये लगा कि लुई पाश्चर जो है वो ईश्वर की जो बनाए हुए जीवों का जो सिद्धांत है, जो स्पेशल क्रिएशन का जो सिद्धांत है, जो अबायोजेनेसिस का जो सिद्धांत है, जिसमें हम कहते हैं कि ईश्वर ने सडनली जीवों को रच दिया है, उसकी खिलाफत कर रहे हैं। इसलिए लुईस पाश्चर को भी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, लेकिन वो बहुत वैज्ञानिक प्रवृत्ति के आदमी थे, हम सभी जानते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या था, सभी ने पढ़ा है, सभी ने सुना है। तो लुई पाश्चर ने क्या किया, एक बड़ा सा जार लिया, ठीक है, तो एक को तो खुला रख दिया, इसके अंदर न्यूट्रिएंट डाल के, और दूसरे में क्या किया, एक दूसरा फ्लास्क लिया जिसकी गर्दन बहुत लंबी थी और उसको गर्म करके और उसकी जो गर्दन है उसे मोड़ दिया। पढ़ा होगा आपने, ठीक है। देखने में ये आया कि यहाँ इसके अंदर है कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं हुए, लेकिन जो कि ये जो सीधा था इसके अंदर सीधी एयर आई, इस वजह से इसके अंदर सड़ांध उत्पन्न हो गई, बैक्टीरिया जो है वो उत्पन्न हो गए। लेकिन यहाँ जो इसके अंदर है नो बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी सड़ांध है, कोई भी जो दुर्गंध है वो नहीं आए, जबकि यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह खूब सारे आ गए थे। बाद में देखा कि जब इसको बॉईल किया तो यहाँ क्योंकि हवा सीधी नहीं आ पा रही, हवा के माध्यम से जो स्पोर वगैरह है बैक्टीरिया के वो यहीं रुक जाते थे, आगे नहीं बढ़ पाते थे, और इस वजह से ये है वो जो पाश्चर है उन्होंने अपनी इस चीज़ को प्रूव किया। उन्होंने ये देखा कि जब माइक्रोब्स को जब उन्होंने एस फेज वाली जो फ्लास्क थी उसकी जो गर्दन है उसके अंदर से जब उन्होंने सैंपल लिया तो देखा कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो स्वान ने, इन तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर के एबायोजेनेसिस जो थ्योरी है उसको बिल्कुल स्ट्रांगली खंडन किया, और इस तरह से तीनों का योगदान बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथी जो थ्योरी है, चौथी थ्योरी है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। अब कैटास्ट्रोफिज्म क्या है, कैटास्ट्रॉफी क्या होती है? कैटास्ट्रॉफी आपको समझनी चाहिए कि कैटास्ट्रॉफी का मतलब है बड़ी प्रलय जो होती है, बड़ा जो है धरती पर जो बहुत बड़ी बड़ी जो उथल पुथलें होती हैं उन्हें बोलते हैं कैटास्ट्रॉफी, ठीक है। तो हमें इस बात को समझना है कैटास्ट्रॉफी क्या है। चलिए क्या है कैटास्ट्रॉफी समझते हैं, ये थ्योरी समझते हैं सबसे पहले। तो कैटास्ट्रॉफिज्म जो ये जो थ्योरी है, इसको जो देने वाला जो बंदा है वो बड़ा ही वैज्ञानिक जो बंदा है, आपने नाम अगर सुना हो, जॉर्ज क्यूवियर। जॉर्ज जो क्यूवियर है उन्होंने इस थ्योरी का इसको जनक कहते हैं, और जॉर्ज क्यूवियर के फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजिस्ट है, फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। और एक्चुअली क्या है, जॉर्ज क्यूवियर वास्तव में भूवैज्ञानिक थे। उन्होंने धरती पर अलग अलग जगह जाकर के देखा, धरती के अंदरूनी रचनाएं देखी, और उन्होंने बहुत सारे जीवाश्म प्राप्त किए, बहुत सारे जीवाश्म देखे, जीवों के बारे में बड़े इंटरेस्टेड थे, और धरती पर पाए जाने वाले अलग अलग कालखंड में पाए जाने वाले अलग अलग जीवों के जब उन्होंने जीवाश्म देखे तब इस थ्योरी का जन्म हुआ। और ये जो थ्योरी थी वो जो जॉर्ज क्यूवियर है वो 1769 से लेकर के 1832 तक जिंदा रहे। और जॉर्ज क्यूवियर ने जो थ्योरी रची वो क्या रची, जब उन्होंने धरती के ऊपर जो बहुत सारे तरह की जो जीवाश्म देखे, उन्होंने क्या देखा कि जो पृथ्वी है उस पर बार बार कैटास्ट्रॉफी हुई है, बड़ी बड़ी प्रलय आई है, और इस प्रलय की जो है, जो इस प्रलय के दौरान धरती पर उस समय जो पाए जाने वाले जीव हैं, धरती पर जीव विविधता है, बहुत सारे प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं, अचानक बड़ी बड़ी क्या कहते हैं उसमें प्रलय हुई, पूरी धरती पर हुई। उस प्रलय से क्या हुआ, उस समय पाए जाने वाले ज्यादातर जो जीव है वो बिल्कुल नष्ट हो गए, और नष्ट हो गए। कुछ एक जो जीव बचे उस प्रलय को में सरवाइव कर पाए, और उन्होंने उस प्रलय के बाद अपने आप को एक नए रूप में विकसित किया, और उसके बाद जो नई डाइवर्सिटी बनी उनसे बनी। फिर जो नई पॉपुलेशन बनी प्रलय के बाद वो बिल्कुल पहले वाली से बिल्कुल अलग थी, बिकॉज जो नए जीव पैदा हुए वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे और ज्यादा एडवांस थे। फिर वापस पॉपुलेट हुए, फिर बहुत सालों बाद, अब ऐसा नहीं है कि साल दो साल बाद प्रलय हो गई, हजारों लाखों करोड़ों साल बाद वापस एक प्रलय हुई,
और वापस प्रलय होने से उस समय के जितने भी जीव थे वो फिर से लट गए, सारे समाप्त हो गए, फिर नए मॉडिफिकेशंस के साथ नए जीव आए। तो थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म ये कहती है जो पृथ्वी है वो अपने इतिहास में, पृथ्वी अपने इतिहास में बार बार प्रलयों से गुजरी है। ठीक है, ज्यादातर विविधता, ज्यादातर जीव विविधता प्रलय के साथ नष्ट हो गई, के साथ नष्ट हुई, वह शेष कुछ बदलावों और जटिलता के साथ पुनः उत्पन्न हो गई, बदलावों और जटिलता को लेकर पुनः उत्पन्न हो गई, और ऐसे करके आगे है वो जीव है, जीवन वो चलता रहता। तो ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म है, ये कहते हैं जॉर्ज क्यूवियर, इसके अनुसार कहते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि एक बार की प्रलय में ना अधिकतम जीव खत्म हो जाते हैं। ठीक है, नई जो प्रलय आती है उससे पहले वापस जीव वापस स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर वापस इनकी बात बन जाती है। ठीक है, पांचवी और अंतिम थ्योरी जो है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ये अलग ही थ्योरी है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया कह दी या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑरिजिन कह दी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑरिजिन। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑरिजिन क्या कहता है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया क्या कहती है, ये कहती है, ये कुछ ग्रीक जो फिलोसोफर्स हैं उनका था। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में क्या कहती है कि धरती पर जो जीव आए हैं ना, उनका जो बीज है, शुरुआती बीज इस धरती का है ही नहीं। धरती पर ये जो जीव आए हैं ये बाहर से आए हैं। ठीक है, जो जीव आए हैं ये बाहर से, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में दूसरे प्लैनेट से है, तो कुछ थिंकर का ऐसा मानना है। ठीक है, तो जो जीव, जो शुरुआती जीव आया, जो फर्स्ट जीव, उसकी तो बात हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ कहां से हुआ, तो ये कह रहे हैं कि जो शुरुआती प्रथम जीव आया वो यहां से नहीं आया, वो कहां से आया, दूसरे प्लैनेट से आया। ठीक है, और जो आरेनियस, जिनका नाम आपने सुना होगा, आरेनियस इसके सपोर्टर थे, आरेनियस केमिस्ट्री वाले। इन्होंने क्या कहा कि पादप जो होते हैं ना, पादपों के जो स्पोर्स हैं, पादपों के जो स्पोर हैं, ठीक है, जो पादपों की उत्पत्ति हुई है, वो पादपों के स्पोर अन्य ग्रहों से आए हैं, आए थे, और इन स्पोर को पैनस्पर्मिया कहा उन्होंने, पैनस्पर्मिया कहा। ठीक है, तो नो डाउट सीधी सी बकवास सी थ्योरी है, इसमें अपन ऐसे नहीं मान सकते कि बाहर से कुछ आया। ठीक है, तो ये थी शुरुआती 5 थ्योरीज। अगली जो थ्योरी है, जो कि मेन थ्योरी है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी से जो मॉडर्न जो थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये शुरुआती थ्योरीज हैं, लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, वो है कीमोजेनेटिक थ्योरी, जिसमें मानते हैं केमिकल रिएक्शन से ये बने। वास्तव में देखा जाए तो एबायोजेनेसिस एक दूसरे रूप में आया है, एबायोजेनेसिस को मैं गलत नहीं मानता, उसी का एक मॉडिफाइड रूप है, बिकॉज केमिकल से बने तो फिर भी वो एबायोजेनेटिक तो है ही। तो अगली जो थ्योरी है, जो छठी थ्योरी हम पढ़ते हैं, वो है कीमोजेनेटिक थ्योरी। उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, जो कि अपने आप में एआई ऑपेरिन और जेबीएस हेल्डेन ने दी, जिसके बारे में हम सब पढ़ते हैं। पृथ्वी का जो शुरुआती वातावरण है उसमें किस तरह से क्या क्या बदलाव हुए, वो सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।